एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 किंगडम प्रोक्रियोटा से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपना बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन को, बैक्टीरिया की हिस्ट्री को, बैक्टीरिया के साइज़ को, उसकी अक्रंस को, उसकी शेप्स को। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर फंक्शंस। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के फंक्शंस, बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको फ्लैजेला मिलता है, इसके अंदर आपको पिल्लाए मिलते हैं और इसके अंदर कैप्सूल मौजूद होता है जो अपर लेयर में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर टैनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको राइबोसोम्स का नाम देते हैं। देन इसके अंदर मीजोसोम्स होते हैं, दैन इनक्लूजन्स होती हैं और स्पोर्स मौजूद होते हैं। आइए इनको वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जी फ्लैजेला। स्टूडेंट्स, फ्लैजेला लॉन्ग है, सिलेंडर है, थिन हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक एपेंडिजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये वो ऑर्गन्स है जो जिसकी वजह से बैक्टीरिया लोकोमोशन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम इसका डायमीटर देखें तो स्टूडेंट 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है और लेंथ में ये 3 to 20 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। और ये एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनते हैं जिसको आप नाम देते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्लैजेला किस प्रोटीन से मिलके बनता है, उसे आप नाम देते हैं फ्लैजिलिन। इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं मेन। एक फिलामेंट्स होता है, दूसरा उसकी हुक होती है और थर्ड इसके अंदर बेसल बॉडी होती है। स्टूडेंट्स, जो फिलामेंट है एक आउटर मोस्ट रीजन है जो कि हुक के साथ अटैच होता है और हुक जो है वो बेसल बॉडी के साथ अटैच होती है। बेसल बॉडी वो ओरिजिन है जहाँ से हुक ने अराइज होना है और हुक से के साथ फिलामेंट अटैच होता है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। अगर हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 4 रिंग्स होते हैं जो इसकी बेसल बॉडी में मौजूद होते हैं, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जस्ट 2 टाइप के रिंग होते हैं, एस एंड एम रिंग। ये इसकी बेसल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये भी आपने एमसीक्यू के लिए तैयार रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं जी। फ्लैजेला के अंदर और भी डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। फ्लैजेला की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होता है। डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट फ्लैजेला मौजूद होता है। अगर हम मोनोट्राइकस की बात करें, मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिसके एक पोल में एक फ्लैजेला मौजूद है, जबकि लेफोट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक पोल में टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है। जबकि पेरिट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिसके पूरी बॉडी में फ्लैजेला मौजूद होते हैं। देखिए, ऑल अराउंड में क्या है, फ्लैजेला मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जिसके दोनों पोल में एक एक फ्लैजेला मौजूद होता है। इसी तरह कुछ ए ट्राइकस होते हैं जिसमें बिल्कुल भी फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके अंदर जो ऑर्गेनेली है वो पिल्लाई है। पिल्लाई एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का जो कि इसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। और ये हेयर लाइक माइक्रोफिब्रल्स हैं जो कि 0.5 to 2 माइक्रोमीटर लेंथ होती है इसकी और 5 to 7 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। ये फ्लैजेला से बहुत शॉर्ट होते हैं, थिनर होते हैं और ये तादाद में भी ज़्यादा होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंदर सबसे अंदर ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसको पिलियन प्रोटीन कहते हैं। ये भी स्टूडेंट एमसीक्यू के लिहाज से आपने याद करना है। और स्टूडेंट्स, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये मोर्टेलिटी के
जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर एंटर होने की इजाज़त देती है, कुछ को इजाज़त नहीं देती, मतलब इन फ्लो और आउट फ्लो को ये कंट्रोल कर रही होती है। इसके अलावा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करती है। स्टूडेंट, इट कंटेन एंजाइम ब्रेमेज विच प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द पैसेज ऑफ द सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के अंदर सेलेक्टिव मटेरियल, सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करने में हेल्प करते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है, जो कि इसका फ्लूइड पोर्शन है, एक लिक्विड पोर्शन है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चीज़ें, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स का अगर हम साइटोप्लाज्म देखें तो अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो प्रोक्रियोटिक सेल होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स नहीं होते, जबकि यूक्रियोट्स में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स होंगे जो प्रोटीन्स को बनाएंगे, कुछ सॉल्युबल कंपाउंड्स कंपोनेंट्स होंगे, कुछ रिजर्व मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होता है, जिसको आप प्लाज्मिड का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक उभरी हुई जगह आ जाती है सेल वॉल के अंदर ही, उसे आप मीजोसोम का नाम दे देते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी साइट होती है, इसकी अंदर से मतलब इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा होता है, और ये डीएनए की सेग्रीगेशन में भी हेल्प करता है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो डीएनए की सेग्रीगेशन भी मीजोसोम्स की मदद से हो रही होती है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रोमिनेंट होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रोमिनेंट नहीं होती। स्टूडेंट, नेक्स्ट इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आता है वो न्यूक्लियाइड का है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होता है, उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए उस स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। जबकि हम यूक्रियोट्स की बात करें तो उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को मेंटेन कर रही होती है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही होती है। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए से मिलके बनता है इसका क्रोमोसोम्स। इसमें कुछ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी होती हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स ये रफ ग्रैनुअल्स की फॉर्म में अपीयर होती हैं स्टूडेंट्स, और ये ग्लाइकोजन और स्टार्च से मिलके बनती हैं, और जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ये रेडिश कलर में अपीयर होती हैं। जब हम स्टेन किया जाता है तो स्टेन करने से ये रेडिश कलर में हमें अपीयर होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ कैप्सूल। स्टूडेंट, कैप्सूल इज़ important structure for protecting the cell from drying. Its attachment provide attachment, yeah, it also protect from the bacterial cells against antibacterial agents and phages. So capsule बैक्टीरिया के बाहर मौजूद होता है, बाहर अपर लेयर सेल वॉल के ऊपर मौजूद होता है, जो कि सेल को टाइटनेस प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उसको ये क्या करता है, डिपॉजिट करता है। इसके अलावा ये पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड से मिलके बना है, पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीसेकेराइड्स से मिलके बनता है, और 98% इसके अंदर वाटर होता है। स्टूडेंट, इसके साथ एक लूजली लेयर मौजूद होती है, लूज लेयर होती है जिसे आप स्लाइम लेयर कहते हैं, ये कैप्सूल के साथ ही मौजूद होती है। कुछ बैक्टीरिया के पास होती है और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं, ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं? स्टूडेंट, कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं, जबकि नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया रफ कॉलोनीज बनाते हैं। जब आप इसे किसी भी एगर मीडिया पे ग्रो करते हैं तो स्मूथ कॉलोनीज नज़र आ रही होंगी, देन आप ये कहेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं। अगर रफ कॉलोनीज नज़र आ रही होंगी देन आप कहेंगे ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शंस यहाँ पे गिवन हैं। दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, सेल को खुश्क होने से बचा रहा है। दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स एंड फेजेस। नेक्स्ट इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज द रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव्स द डेफिनेट शेप टू द सेल सिचुएटेड बिटवीन द कैप्सूल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको आपने सेल मेम्ब्रेन कहा है, और फिर कैप्सूल, इन दोनों के दरमियान में सेल वॉल मौजूद होता है जो कि 10 to 20 नैनोमीटर थिकनेस है, और जिसमें अगर हम जिक्र करें 20-30% ड्राई वेट इसका हिस्सा होता है। सेल का ड्राई वेट है
20-30% इसका पार्ट होता है। इसे आप डायरेक्ट लाइट माइक्रोस्कोप पे नहीं दे सकते और ना ही आप इसके इजीली स्टेनिंग कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट स्टेन को यूज़ करके, डिफरेंट रीजन्स को यूज़ करके इसकी स्टेनिंग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन, इसका जो सेल वॉल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जब हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से देखते हैं तो इसकी सेल वॉल के पास DAP है, म्यूरिमिक एसिड है, थायोइक एसिड है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। कुछ पेप्टिडोग्लाइकन भी होता है, म्यूरेन भी होता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 50 to 90% पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर 5 to 10% पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होती है। स्टूडेंट ये MCQ के लिहाज से आपने याद करना, इसकी परसेंटेज MCQs में पूछी जा सकती हैं। ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका कंपैरिजन आ जाता है ग्राम पॉजिटिव का ग्राम नेगेटिव के साथ कि थिकनेस क्या है इसकी और इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है या नहीं है, तो अगर है तो कितनी मिकदार में है, थायोइक एसिड किसके अंदर होता है किसके अंदर नहीं होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अगर हम थायोइक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होता है जबकि ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs है। MCQs ये PPSC के एग्ज़ाम में और NTS में भी पूछा जाता है और आपके जो MCAT के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी यहाँ से एक MCQs आ जाता है। सो इसको अपने अच्छे से तैयार करना है। एक कंपैरिजन भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो आपको ये आना चाहिए। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल वॉल के फंक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। सेल वॉल इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ में और सेल डिवीजन की जो बैक्टीरिया की सेल डिवीजन है उसके अंदर हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया की सेल को शेप प्रोवाइड कर रहे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्ट एज द सपोर्टिंग लेयर, prevent rupture the bacteria caused by the osmotic pressure, differences between the intracellular and extracellular environment। osmotic pressure की वजह से बैक्टीरिया जो है उसकी सेल ब्रस्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन देती है, ब्रस्ट होने से बचाती है। इसके अलावा दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फ्लैजेला, फ्लैजेला को भी सपोर्ट दे रहे होते हैं क्योंकि फ्लैजेला ने अब मूवमेंट करनी है, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। अगर फ्लैजेला टूट जाए तो ये मूव नहीं कर सकेगा, इसलिए उसको ये प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरियल वायरसेस, जब कुछ वायरसेस होते हैं पैथोजन, उसकी अटैचमेंट के लिए साइट भी प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरियोफेज का आपने जब टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर ही आके अटैच होता है, देन वो उसको रैप्चर करता है, और तो ये उसकी अटैचमेंट में भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेटा इसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक टाइनी पार्टिकल्स है, आप इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये यूकैरियोट के मुकाबले में बहुत कम है, छोटे साइज़ की होती है, स्मॉलर साइज़ होती है। इसका जो साइज़ है वो 70s है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो उसका साइज़ 80s होता है। ये 2 यूनिट से मिलके बना है, 2 सब यूनिट होते हैं, एक 30s और एक दूसरा 50s। अगर ये देखें कि एक मैसेंजर RNA के ऊपर जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं उस स्ट्रक्चर को आप पॉलीसोम कहते हैं, और ये क्वेश्चन MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लिहाजा इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर स्पोर आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज स्पोरिलेशन एंड इट मे टेक 4 to 8 hours। तकरीबन 4 से 8 घंटे में स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, और स्पोर जो हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये एक सिंगल वेजिटेटिव सेल से जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे, लेकिन सम टाइम ये इसको डेजिकेट होने से बचा रहे होते हैं, रेडिएशन से बचाते हैं, हीट से बचाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये अपने बाहर एक स्ट्रॉन्ग थिक लेयर, सिस्ट की लेयर बना लेते हैं ताकि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सिस्ट की वजह से ये स्पोर जो हैं अंदर महफूज रहते हैं, और जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है तो ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। स्टूडेंट एक और शॉर्ट MCQs यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। स्पोर्स आर द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आर द डिस्ट्रॉयड बाय द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव। मतलब अगर हम 20 मिनट के लिए 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे
इसको क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये हमें मेडिकली जो है महफूज रखता है, मतलब हमें बीमारियों से बचाता है। अगर किसी भी ऑटोक्लेव का जो प्रोसेस होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम बैक्टीरिया को या किसी भी चीज़ को जब आप कर रहे होते हैं, बॉयल कर रहे हैं, जब हम 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 20 मिनट के लिए इतना टेम्परेचर देंगे, देन वो जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, हीट की मदद से हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये हमें लाइस पॉस्चर ने ही बताया था स्टूडेंट, तो इसको आपने एक बार देख लेना है, इम्पोर्टेंट है ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके पास आ जाते हैं जी एंडोस्पोर की तरफ। एंडोस्पोर जो हमने पहले देखा कि ये डोरमेंट सेल हैं, ये प्रोड्यूस व्हेन स्ट्राइव्ड, जब हम स्ट्राइव्ड का प्रोसेस करते हैं तब ये बनते हैं। और ये रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, किसके खिलाफ मज़ाहमत करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये बाहर अपने सिस्ट बना लेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की वजह से, डेजिकेशन की वजह से, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपके सामने गिवन है, आप इसको देख सकते हैं कि ये अपर लेयर कैप्सूल है, फिर इसके नीचे सेल वॉल है, इसके नीचे फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर इसके नीचे देखेंगे आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, जिसका न्यूक्लियाइड है, फिर ये न्यूक्लियाइड के साथ ये आपको छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, इसको राइबोसोम्स कहते हैं। ये इसके साथ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मौजूद है जिसको आप प्लाज्मिड का नाम दे रहे हैं। अब बैक्टीरिया की आउटर सरफेस में देखें, ये आपको कुछ थ्रेड नज़र आ रहे हैं जिसको आप बिल्लाई का नाम देते हैं, और यहाँ पे एक और लॉन्ग थ्रेड नज़र आ रहा है जिसको आप फ्लैजेला का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स यही आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो कि हमारा इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे मुश्तमिल होगा। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर।